गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोगों को भी बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग रमेश बेटा। बेटा बाकी लोगों को भी बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। वेल, तो लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम हमारा बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो इन्फ्लेमेशन अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो तो उसमें से अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम के अंदर। उसके बाद आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनके अंदर सेलुलर इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस करना है और वेस्कुलर चेंजेस के बारे में डिस्कस करना है। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वेरी गुड। राइट, ओनली समर ने पढ़ा है। वालेकुम अस्सलाम नफीसा बेटा, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सना बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक जेनिफर, वेलकम बेटा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर एज वेल, और अभी भी पूछ सकता है। अच्छा, सारा ने नहीं पढ़ा बेटा। सारा आप नहीं पढ़ोगी तो ये आपको भूल जाएगा। अगर आप ऑन द स्पॉट या शाम में पढ़ लेंगी तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, आपने सिर्फ 30 मिनट्स पर डे है टाइम निकाल लेना है। 30 मिनट्स इज मोर देन एनफ आई थिंक। सिर्फ आपने जो चीज़ें क्लास के अंदर डिस्कस की होती हैं वही देख लीजिएगा, दैट्स मोर देन एनफ। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम यू ऑल। ओके वेल, तो इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड कोई चीज़ की समझ ना आई हो जिन लोगों ने पढ़ा है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू यस्टरडे लेक्चर लेट मी नो सो दैट हम वो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ओके बेटा, रिव्यू डेफिनेटली सारा मैं करवा देता हूँ, हर टाइम रिव्यू करवा देता हूँ, उसके लिए यू हैव नो नीड टू वरी। वालेकुम अस्सलाम बेटा मोनीबा। ओके, ओनली 15 स्टूडेंट्स आर हियर। ओके वेल, वालेकुम अस्सलाम। ओके वेल बेटा, अच्छा समर बेटा, सर एक्सोडेट में एलडीएच क्या होता है? बेटा एलडीएच जो होता है ना, इसको कहा जाता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज आई थिंक, डीहाइड्रोजिनेज।
एक बेटा इंजाइम होता है, कहीं पे भी इंजरी होती है वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, मसल फटीग हो रही होती है, या कोई भी और प्रॉब्लम होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है या कोई इंजरी का प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ से ये रिलीज हो रहा होता है। इंजाइम है बेटा एक, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH। ये किस में बेटा लिखा हुआ था? एक्सुडेशन में। एक्सुडेशन के अंदर LDH का लेवल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। बेटा इसमें जो एक्सुडेशन है उसमें इसका लेवल अल्टीमेटली ज़्यादा होएगा, और जो ट्रांसोडेट है उसमें इसका जो लेवल है अल्टीमेटली लेस होएगा, कम होएगा। समझ? इफ यू आर हेयर तो काइंडली, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि LDH क्या है। LDH क्या है बेसिकली कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये एंजाइम है। इसमें जो ट्रांसोडेट होता है उसमें इसका लेवल कम होता है, और जो एक्सोडेट होता है उसमें इसका लेवल कम ज़्यादा होता है। आई थिंक 200 से ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 200 ही होती है, और जो ट्रांसोडेट होएगा उसमें यू कैन से कि लेस देन 200 होगा आई थिंक। ये मैं कह रहा हूँ कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मैं देखूंगा फिर भी आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 200 तक होती है। आप ये एक डिफ्रेंशिएट ये भी कर सकते हैं कि जो एक्सोडेट होएगा उसमें इसका लेवल हाई होएगा। हाई कितना होएगा? जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 200 है, 200 से ज़्यादा होएगा, राइट। और जो एक्सोडेट है, एक्सोडेट में 200 से ज़्यादा होएगा, और ट्रांसोडेट में 200 से कम होगा। आप ये कि एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा खान साहब, वेलकम। ओके बेटा, राबिया मोर देन 200 एक्सोडेशन में होएगा और लेस देन 200 ट्रांसोडेशन में होएगा। ये ट्रांसोडेट के अंदर होएगा। ओके वेल, गॉट इट सर। सो लेट्स मूव। ये चीज़ें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही डिस्कस कर लिए थे। एक्यूट और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम थे कार्डिनल साइंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये मैं आज स्लाइड शेयर कर दूंगा, काइंडली इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच रमीन बेटा। अच्छा, आज हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद सेलुलर रिस्पांस के बारे में डिस्कस करना है और वेस्कुलर परमिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। ये फेज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अच्छा, पैटर्न ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वेस्कुलर परमिबिलिटी होती क्या है? राबे बेटा एग्जैक्टली सेलुलर इवेंट्स भी डिस्कस करनी है हमने, और वेस्कुलर इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करना है हमने। सेलुलर इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करना है एग्जैक्टली, और वेस्कुलर चेंजेस के बारे में भी डिस्कस करना है डेफिनेटली। सो व्हाट इज वेस्कुलर परमिबिलिटी? पहली तो चीज़ ये है कि वेस्कुलर परमिबिलिटी है क्या चीज़ है। तो उसके बाद हमने इसको डिस्कस करना है कि वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, जिसको हम वेस्कुलर चेंजेस का नाम दे रहे हैं कि भाई वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, वेस्कुलर चेंजेस होती हैं। क्या वेस्कुलर चेंजेस होती हैं? जब भी बात आती है वेस्कुलर चेंजेस की, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमने वेसल्स के बारे में बात करनी है। ओके सारा बेटा, एग्जैक्टली मोर फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज। ये लेकिन आता कैसे है आपको पता है? आपने सुना होगा कोई इंट्रासेलुलर जंक्शंस के बारे में सुना है, ये वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल के बारे में सुना हो तो बेटा ये जो इंट्रासेलुलर जंक्शंस होते हैं ये बेसिकली पोर्स होते हैं। ओके वेल, वेरी गुड बेटा। वेसल के फ्लूइड से समझ बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब बेसिकली जो पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं। कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू अलाउ फॉर क्रॉसिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैपेसिटी ऑफ बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली पास हो रहे होते हैं, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ये 70% ये स्मॉल जंक्शन से पास आउट हो रहा होता है। लेकिन वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी बेटा ये होती है कि जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स होते हैं ना, इनके दरमियान इंट्रासेलुलर जंक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं पोर्स। अब ये पोर्स होते हैं कि इनके दरमियान है, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल के दरमियान होती है।
वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल के दरमियान जो जंक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है भाई ये इंट्रासेलुलर जंक्शंस हैं। ब्लड वेसल का डायमीटर चेक करना, ओके एग्जैक्टली डायमीटर वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल डायमीटर बेटा वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेक राबिया बेटा नहीं करना होता, वो समथिंग एल्स है। डायमीटर वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन के जुमरे में आ रहा होता है। लेकिन जब हम वेस्कुलर परमेबिलिटी की बात करते हैं तो मोस्टली हम इंट्रासेलुलर जंक्शंस की बात करेंगे, पोर्स की बात करेंगे कि पोर्स वाइड हो गए, पोर्स कंस्ट्रिक्ट हो गए, पोर वाइड हो गए, पोर कंस्ट्रिक्ट हो गए। These pores become more wide, allow more fluid to come out. Exactly सर बेटा ऐसे ही होता है कि जब पोर्स वाइड होंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा फ्लूइड प्रोटीन्स को, आरबीसीज को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेंगे कि बाहर निकल जाएं। जंक्शंस को रिपीट कर दूं बेटा, जंक्शंस को रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने ये बताया है कि जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स होते हैं ना, यहाँ पे जंक्शंस होती हैं, उन जंक्शन इंट्रासेलुलर जंक्शंस कहा जाता है उनको। इंट्रासेलुलर जंक्शंस कह दें, पोर्स कह दें, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन साथ में वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं। अब वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल कह दें, इंटरस्टिशियल स्पेस कह दें, आप लोगों की मर्जी है कि ब्लड वेसल से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है। जाता कैसे है? इंट्रासेलुलर जंक्शन के थ्रू जाता है, पोर्स के थ्रू जाता है, राइट। अब बेसिकली ये पोर्स वाइड कब होती हैं और नैरो कब होती हैं? क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बेटा। जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा, जो पोर्स हैं वो वाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब वाइड होएंगे उसका मतलब ये है कि भाई जो फ्लूइड है ये ज़्यादा से ज़्यादा लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड नॉर्मली जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नॉर्मली आपका वाटर है, ये राउंड अबाउट 70% एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रा वेस्कुलर जा रहा होता है। Got it? The permeability of capillaries and venous function of intercellular junction between vascular. Okay, आप ये नर्जिस बेटा एक्जैक्टली आप ये कह सकती हैं बेटा, नो डाउट आप सही कह रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये जो जंक्शंस हैं इनसे जो फ्लूइड लीक आउट होता है ना, वो 70% इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पर मिनट जा रहा होता है। अब देखिए कितना ज़्यादा फ्लूइड, कितना ज़्यादा, जिसके अंदर वाटर्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन प्रोटीन्स नहीं है। माइन्यूट अमाउंट के अंदर प्रोटीन जाती हैं, माइन्यूट की बात कर रहा हूँ, माइन्यूट अमाउंट के अंदर प्रोटीन जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो लीक आउट होती हैं तो वो लिम्फेटिक का हिस्सा बन जाती हैं, लैंफ का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं और लैंफ उसको प्रोटीन्स को ड्रेन आउट करवा देता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है। इसके अलावा अब ये जो 3 रिस्पॉन्स हैं, ये 3 पैटर्न्स हैं, ये बेसिकली वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने के पैटर्न्स हैं कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी कैसे। इसके अलावा भी सर्टेन वेसल्स के अंदर चेंजेस आती हैं, जो कि हम इसके बाद वेसल्स के अंदर चेंजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वेसल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इनिशियली जो टर्मिनल एट्रियोल्स होते हैं उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, राइट। कि जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन के फौरन बाद वेजो डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। और जो वेजो डायलेशन है ये परसिस्टेंटली रहती है, जब तक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता रहता है तब तक ये वेजो डायलेशन ही रहती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस आती हैं, ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आती हैं, परमिबिलिटी बढ़ती है, एक्सुडेशन की फॉर्मेशन होती है। अब जो ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आती हैं, ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आती हैं, वो हमने लास्ट क्लास में भी राबिया ने कि हमें क्लियर कुछ चीज़ें कर दी थी। उन्होंने ये बताया था कि ब्लड की स्टेसिस होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड बाहर निकलता है, जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है। तो बेटा ऐसे ही होता है कि जैसे ही फ्लूइड ब्लड से बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, तो बेसिकली एडीमा काज कर रहा होता है। और जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है, ब्लड की स्टेसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ब्लड की स्टेसिस होएगी तो उसका मतलब ये है कि ब्लड स्टॉप होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होगा कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होएगी तो जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह अगर हम वाटर लेते हैं या हनी लेते हैं तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड द हनी।
अब आप कहेंगे कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो सेम कंडीशन विद द ब्लड, जब इसमें से फ्लूइड ड्रेन आउट हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाता है, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड की स्ट्रेसेस होना शुरू हो जाती है, फ्लो डिक्रीज हो जाती है। अब ये थ्री जो पैटर्न्स हैं बेटा, इन थ्री पैटर्न्स के अंदर क्या होता है कि पहला जो रिस्पांस आता है ना, उसको कहते हैं इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस। अब ये सोचिएगा, ये बड़ी चीज़ें काम की हैं कि अगर व्हाइट बोर्ड होता तो आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता, बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आती, लेकिन यहाँ पे भी होप इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी। पहला जो रिस्पांस आता है बेटा, ये अगर कोई माइल्ड इंजरी हुई है, तो माइल्ड इंजरी हुई है और रिस्पांस क्या आया है, इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस आया है। अब ये जो जैसे इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस आता है ना, तो उसके रिजल्ट में केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। अब ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं बेटा, जिसके अंदर हिस्टामीन है, जिसके अंदर ब्रेडिकाइनिन है, जिसके अंदर ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये क्या करवाते हैं कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन करवा देते हैं, जिसके रिजल्ट में जो एंडोथेलियल गैप हैं, ये इंट्रासेलुलर जो पोर्स हैं या इंट्रासेलुलर जो जंक्शंस हैं उनको वाइड करवा देते हैं। जैसे ही वाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट में एक्सुडेशन होना शुरू हो जाएगी। अगेन बता देता हूँ बेटा, अगेन बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि जैसे ही कोई माइल्ड इंजरी होती है, माइल्ड इंजरी होने के रिजल्ट में, माइल्ड इंजरी होने के रिजल्ट में क्या होगा कि ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कह लें, केमिकल मीडिएटर्स कह लें, वेजोएक्टिव अमाइंस कह लें, आप लोगों की मर्जी है, जिसके अंदर हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है और ल्यूकोट्राइन्स हैं। जैसे ये बेटा रिलीज होते हैं ना, हिस्टामीन चाहे रिलीज हो रहा है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हो रहा है या ल्यूकोट्राइन रिलीज हो रहा है, तो इन्होंने जो एंडोथेलियल सेल है उनकी कंट्रक्शन करवा देते हैं, और जो इंट्रासेलुलर जंक्शंस हैं, जो पोर्स हैं या जो गैप जंक्शंस हैं, उनको वाइड करवा देते हैं। जैसे ही वाइड्स होंगे, गैप जंक्शंस वाइड होंगे या पोर वाइड्स होंगे, तो उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन भी लीक आउट होना शुरू हो जाती हैं, उसमें से WBCs सॉरी RBCs भी लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर फ्लूइड लीक आउट होकर बाहर जा रहा है तो उसको कहा जाता है एक्सुडेशन फॉर्मेशन है। और ये एक्सुडेशन या परमिबिलिटी जब बढ़ती है, तो परमिबिलिटी का बढ़ने का जो टाइम है 1 to 2 मिनट्स है, और ये 15 to हाफ एन आवर तक परसिस्टेंट रहती है। और बन क्या रहा होता है, एक्सुडेशन फॉर्मेशन हो रही होती है, ये एक्सुडेट बन रहा होता है। गॉट इट? कि कोई माइल्ड इंजरी हुई, माइल्ड इंजरी होने के रिजल्ट में केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स में हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है और ल्यूकोट्राइन्स हैं। ये 1 से 2 मिनट के अंदर वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और ये जैसे वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, तो उसके रिजल्ट में जो इंट्रासेलुलर जंक्शंस हैं वो वाइड होना शुरू हो जाते हैं। वाइड होंगे तो उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाती हैं, RBCs लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्सोडेशन होती है उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो रहा होता है, और जो ट्रांसोडेट है उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। जैसे ही जंक्शन वाइड होंगे, वाइड होने के रिजल्ट में वहाँ से प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाती हैं, और प्रोटीन लीक आउट होकर अगर फ्लूइड में जा रही हैं तो उसको कहा जाता है एक्सुडेशन। तो अगर कोई माइल्ड इंजरी हुई है, इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस आया है, तो उसके रिजल्ट में एक्सुडेशन फॉर्मेशन हो रही होती है। राइट, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे है डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस। अब बेटा जो डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस है, ओके वेल रबिया, वेल मारिया, वेल होप सो यू हैव गॉट माय पॉइंट ना। वेल, दूसरी बात पे आ जाएं जिसमें है डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस। अब जो डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये तब अकर होएगा जब इंजरी विल बी मॉडरेट। पहले हमने कहा कि इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस होता है, दूसरा हम कह रहे हैं कि ये डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस होता है। डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के लिए मॉडरेट इंजरी होती है, और इसकी जो परमिबिलिटी होती है बेटा, ये 30 मिनट से लेके 10 आवर्स तक परसिस्टेंटली रहती है। सॉरी, स्टार्ट होती है 30 मिनट से लेके 10 आवर्स तक, और इसका जो पीक वैल्यू है वो 4 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी। बेटा ये सेम लाइंस आपकी जो बुक इनाम दानिश है उसमें लिखी हुई हैं। ये जो स्लाइड्स है ये पूरी इनाम दानिश से मैंने ली है। गॉट इट? कि इनाम दानिश के अंदर बेटा ये लिखा हुआ है। ओके, 4 आवर्स से लेके
12 आवर्स तक आफ्टर ऑनसेट ऑफ इंजरी रहती है। अब इसमें डायरेक्ट इंजरी होती है। अब ये जो बेटा डायरेक्ट इंजरी होती है, डायरेक्ट इंजरी कैसे हो सकती है? कोई सनबर्न डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के थ्रू डायरेक्ट इंजरी हो सकती है। अब जैसे ही डायरेक्ट इंजरी होएगी तो ये क्या करवाती है, ये भी अगेन परमिबिलिटी को इंक्रीज करवा देती है। अब परमिबिलिटी बढ़ेगी तो हमने ये कहा है कि भाई ये डायरेक्ट इंजरी होती है। अब डायरेक्ट इंजरी होएगी तो बेटा हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट इंजरी है डायरेक्ट आपके एंडोथेलियल सेल को इंजर्ड कर दे। अगर एंडोथेलियल सेल ही इंजर होएंगे तो वाइड जंक्शन जो है वो तो डेफिनेटली मोर वाइडन होना शुरू हो जाएंगे। इंट्रासेलुलर जंक्शन है वो मोर वाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब जितना ज्यादा वाइड होंगे उतना ज्यादा फ्लूइड लीक आउट होकर बह जाएगा। जितना ज्यादा फ्लूइड लीक आउट होकर जाएगा उतना अडीमा वर्स होता जाएगा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन होना शुरू हो जाएगी। अब जो तीसरा रिस्पांस होता है बेटा वो होता है इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस। अब इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस के अंदर पहली जो चीज है तीसरा जो रिस्पांस आता है बेटा, तीसरे में चीज है कि इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस। पहला था इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस, दूसरा डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पांस था डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंजरी, माइल्ड है, मॉडरेट है, और अगर इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस आ रहा है तो इसका मतलब है सवेयर इंजरी है। अगर बेटा सवेयर इंजरी हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हाई परमिबिलिटी होना शुरू हो जाएगी। हाई परमिबिलिटी बिगिंस इमीडिएट फॉलोइंग इंजरी एंड कंटिन्यूज फॉर 1 to several डेज। एक दिन से लेके सेवरल डेज तक परमिबिलिटी कंसिस्टेंटली बढ़ी रहती है। अब ये जो परमिबिलिटी है ये सेवरल डेज तक क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो एंडोथेलियल सेल हैं उनकी नेक्रोसिस हो चुकी होती है, और जब नेक्रोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस होने के रिजल्ट में जो परमिबिलिटी है वो सेवरल डेज तक रहती है, जब तक न्यू ब्लड वेसल नहीं बन जाती, जब तक एंडोथेलियल सेल रिपेयर नहीं हो जाते। अगर एंडोथेलियल सेल रिपेयर नहीं होंगे, ब्लड वेसल रिपेयर नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इंजरी तब तक अकर रहेगी। सर अगर इंजरी, सर बेटा आपके 1 मिनट क्वेश्चन में देख लूँ। सर अगर इंजरी माइल्ड है तो इंजरी है तो रिस्पांस प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, लाइक इतनी सवेयर चोट नहीं लगी। बेटा माइल्ड इंजरी है तो अल्टीमेटली नहीं होगा। माइल्ड इंजरी है, आप कहीं पे थोड़ा सा टैप कर दें आपको माइल्ड इंजरी हो जाएगी। किसी ने आपको कोई चपेट मार दी है, माजरत के साथ अगर थोड़ी सी जोर से चपेट लग गई है ना तो वो भी आपकी एक्सुडेशन काज करवा रही होती है। आप किसी बच्चे को कोई चीज़ मार देते हैं या कोई चीज़ लग जाती है तो आपने देखा होगा कि उस एरिया के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अब ये स्वेलिंग है बेटा, बेसिकली वो स्वेलिंग नहीं है, वो एक्सुडेशन फॉर्मेशन है। अब जैसे ही वहाँ पे इंजरी होएगी, चाहे वो ब्लड वेसल की इंजरी हो रही है, चाहे वो सेल की इंजरी हो रही है, चाहे वो टिश्यू की इंजरी हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फ्लूइड एक्सुडेशन हो रही होती है, एक्सुडेट बन रहा होता है, और एक्सुडेट उसको पेन काज करवा रहा होता है, सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट करवा देता है, राइट। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, जो कि मोस्टली वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंजरी। इफ द इंजरी इज माइल्ड, definitely immediate transient response occurs, and when the injury is moderate, delayed prolonged response will be initiated, and when the injury is severe, immediate prolonged response। severe injury है, immediate। बेटा ये आपकी जो बुक है इनाम दानिश उसमें से ये स्लाइड ली गई है, ये बुक के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, बुक देख लीजिएगा आप, उसमें भी ये चीज़ें होंगी। रमीन बेटा, राइट, ओके। इसके अलावा हम अगर देख लेते हैं कि इसमें जैसे ही वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है तो फ्लूइड एक्सुडेशन को लीड करती है। अब फ्लूइड एक्सुडेशन क्या है? फ्लूइड एक्सुडेशन क्या है?
या आप ये कह देते हैं कि अडीमा कैसे बन रहा है। तो ये सर पेज नंबर 24 के ऊपर है। ओके बेटा 24 नंबर पेज देख लीजिएगा इनाम दानिश का, ठीक है। अगर ना समझ आई तो अगेन आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि एडीमा कैसे बनता है, आपको पता है फ्लूइड हीमोडायनामिक्स हमने रोसन विल्सन में पढ़ा था। दो प्रेशर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए थे। इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस, ओके बेटा रिपीट कर देता हूँ। इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पांस के अंदर बेटा ये होता है कि जब भी कोई सवेयर इंजरी होती है ना, तो सवेयर इंजरी होने के रिजल्ट में जो एंडोथीलियल सेल हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। अब जब तक वो बेटा रिपेयर नहीं होते ना, जब तक एंडोथीलियल सेल रिपेयर नहीं होते, जब तक डैमेज ब्लड वेसल नहीं रिपेयर होती, तब तक क्या होता है कि वो जो रिस्पांस है वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए चलता रहता है, लाइक सेवरल डेज तक चलता रहता है। जब एंजियोजेनेसिस होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होना शुरू हो जाएंगी, रिपेयरिंग और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होएगा, तो अल्टीमेटली एट द एंड आपका जो सेल था वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा। जब तक नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, सेल की नेक्रोसिस रहती है, तब तक ये इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस ट्रिगर रहता है, राइट। ओके वेल वापस आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि एडीमा कैसे बनता है या फ्लूइड एक्सुडेशन कैसे होती है। तो हमने रोसन विल्सन में हीमोडायनामिक्स, फ्लूइड हीमोडायनामिक्स पढ़ा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें हमने दो प्रेशर बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, वन वाज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अदर वाज ऑनकोटिक प्रेशर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकालता है। एग्जैक्टली यू आर राइट बेटा। अगर आप लोगों ने अच्छा पढ़ा था तो आज आप लोगों को पैथो मुश्किल नहीं लगेगी, ये मेरे से लिखवा लें। अगर आप लोगों ने तब नहीं पढ़ा था, नहीं समझ आई थी, तो आज पैथो मुश्किल लगेगी। ओके हमने ये बेटा डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये फ्लूइड को बाहर निकालता है ब्लड वेसल से। और जो ऑनकोटिक प्रेशर था ये हमने कहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जैसे ही ओके समझ आ जाती है वेल राबिया बेटा। हमने ये कहा था कि जो ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर ये प्रोटीन की वजह से होता है, मेनली हमने कहा था अल्ब्यूमिन की वजह से होता है, और ये फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल का हिस्सा बनाता है। अब अडीमा कैसे बनेगा बेटा, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर किसी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने कहा था फ्लूइड की वजह से होता है। अब जैसे ही बेटा वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, किसी ब्लड वेसल का एरिया या डायमीटर कम होता है, तो ब्लड वहां से फोर्सफुली या फ्लूइड वहां से फोर्सफुली पास आउट होता है। जब फोर्सफुली पास आउट होएगा तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ये है कि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी सर्टेन कंडीशंस होती हैं लाइक जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर को अगर आप डिफाइन करें ना, तो ब्लड प्रेशर को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन द फोर्स ऑफ ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा होता है। अब उसमें जितना फोर्सफुली ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, ब्लड वॉल्यूम की वजह से है। अब जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होएगा उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होएगा। तो सर्टेन अदर कंडीशन जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज्यादा होएगा फ्लूइड को बाहर निकालेगा। ऑनकोटिक प्रेशर हमने कहा था कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है चेंज होता रहता है, राइट। ऑनकोटिक प्रेशर हमने ये कहा था कि ये बेटा 25 से लेकर 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है जो कि कांस्टेंट होता है, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की वजह से फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भेजता है, जिसमें फ्लूइड होता है, जिसमें वाटर होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये 70% पर मिनट के हिसाब से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वाटर भी जा रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रही होती हैं। पहली कंडीशन, अगर किसी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बाहर निकलेगा वापस नहीं आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पड़ा रहेगा, उसको भी कहा जाता है कि ये एक्सुडेशन हो रही है। उसको भी कहा जाता है ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से है, वेस्कुलर परमिबिलिटी की वजह से है, तो उसको कह देते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन है, ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, या सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ अडीमा बन रहा है, एक कंडीशन।
दूसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से जो पोर्स होते हैं ब्लड वेसल के वो वाइड हो जाते हैं। जब पोर्स वाइड होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन लीक आउट हो जाती हैं। प्रोटीन लीक आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रोटीन जाती हैं तो वहां पे वो अपना ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर लेती हैं। अब प्रोटीन का क्या काम था ब्लड वेसल के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, और ऑनकोटिक प्रेशर ने क्या करना था, वो फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल का हिस्सा बनाना। लेकिन सर्टेन कंडीशन में जैसे इन्फ्लेमेटरी जैसे वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने के रिजल्ट में वो जो प्रोटीन के लार्ज मालिक्यूल थे वो लीक आउट होंगे। लीक आउट होने के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अपना ही ओस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर लेती है। अब जैसे प्रोटीन वहां पे अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगी तो वो फ्लूइड को अपनी तरफ अगेन खींचेंगी। जब फ्लूइड को अगेन अपनी तरफ खींचेगी तो वहां पे अगेन एडिमा बनना शुरू हो जाएगा। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि अगर किसी वजह से जो ऑन कोर्टिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है। अब ऑन कोर्टिक प्रेशर रिड्यूस कैसे हो सकता है? हमने कहा था कि जो ऑन कोर्टिक प्रेशर है दैट इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर। अब पहली कंडीशन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं हो रही, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन अगर किसी बंदे ने ली है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एलिमिनेशन ज़्यादा हो गई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है जिसमें प्रोटीन लॉस आउट होती जा रही है। इसके अलावा प्रोटीनूरिया की कंडीशन है, प्रोटीन यूरिन के अंदर जा रही है सर्टेन कंडीशन की वजह से, रीनल फेलियर होने की वजह से। तो उसमें प्रोटीन के एलिमेंट या प्रोटीन जब लॉस आउट हो जाती है तो वी कैन से कि देयर इज ए डिक्रीज इन द ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर जब डिक्रीज होएगा तो अल्टीमेटली वो फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो अगेन फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा। तो उसको भी कहा जाता है कि ये भाई एक्सुडेशन हो रही है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि ये एडिमा हो रहा है। राइट, गॉट इट। तो ये तीन तरीके से मेनली जो नॉर्मली हैं, तीन तरीके से एडिमा ये एक्सुडेशन हो रही होती है। अगर हम एडिमा की बात करते हैं तो एडिमा में दो कंडीशन और भी आ जाती हैं। वन इज इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। बेटा शोर खत्म हो गया है बेटा, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और इधर गली में ना लोग अपनी सब्जियां हर चीज बेच रहे हैं, माजरत। ओके वेल, इसके अलावा अगर हम एडिमा की बात करते हैं तो हमने ये भी कहा था कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ पर डे 21 से लेके 24 लीटर पर डे लिम्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, फ्लूइड आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस को बात करने के लिए। लेकिन उसमें से 3 to 4 लीटर जो होता है वो लिम्फ का हिस्सा बनता है। 3 to 4 लीटर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है, और वो इंटरस्टिशियल स्पेस से अगेन ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं जिनको हमने कहा था कि लैम्फ वेसल्स होती हैं, और वो लैम्फ वेसल का हिस्सा बन गया है। अगर बेटा किसी वजह से लैम्फ वेसल ब्लॉक हो गई है तो वो जो 3 to 4 लीटर होता है फ्लूइड वो अगेन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है, और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा तो अल्टीमेटली वो भी एडिमा काज करवा रहा होता है। तो ये 4 से 5 4 से 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि एडिमा को लीड कर रही होती हैं। एलिफेंटेसिस उसको कहा जाता है कि जब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेशेंट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसके जो लेग्स होती हैं उसके लेग्स लुक लाइक एन एलिफेंट, उसको कहा जाता है एलिफेंटेसिस, जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडीमा हो रहा होता है। राइट, तो ये आप सॉरी मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड एक्सुडेशन में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडीमा में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं कि एडीमा कैसे होता है। गॉट इट। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसको ये जो एक्सोडेशन हो रही होती है, फ्लूइड एक्सोडेशन होती है, इसके कोई फ़ायदे भी होते हैं या नुकसान भी होते हैं? ये भी चले साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूइड एक्सोडेशन के कोई फ़ायदे भी हैं या नुकसान भी हैं। उसके बाद हम ये सेलर इवेंट्स की तरफ आती हैं कि सेलर इवेंट्स क्या होते हैं। फ्लूइड एक्सोडेशन बेटा पहली जो चीज़ है कि फ्लूइड अगर एक्सोडेट हो रहा है, फ्लूइड एक्सोडेशन हो रही है तो उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो यूज़ हो रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जैसे ही एनर्जी यूज़ हो रही होती है ना, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। अब जैसे लैक्टिक एसिडोसिस होएगी तो लैक्टिक एसिडोसिस पीएच को कम कर देती है,
जैसे पीएच कम होएगी ना, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक पीएच या ऑप्टिमम पीएच के ऊपर अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। ओके वेल, तो अगर उसकी पीएच डिक्रीज हो गई है, एसिडोसिस हो गई है, तो अल्टीमेटली बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। तो ये अगेन एक फ़ायदा हो गया किसका, या फ्लूइड एक्सुडेट हो रही होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ अफेक्टेड होगी राबिया बेटा, एग्जैक्टली। और बैक्टीरियल ग्रोथ आप ये कह सकते हैं कि जब पीएच कम होएगी या एसिडोसिस होएगी तो उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। वेल, एक फ़ायदा हो गया कि हमें पता चल गया कि भाई अगर कहीं पे एक्सुडेशन हो रही है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस होएगी। हाँ, दूसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि जैसे ही एक्सुडेशन होती है ना, तो उसके रिजल्ट में सर्टेन ऑप्सोनिन रिलीज होती हैं। अब बेटा ऑप्सोनिन्स क्या हैं, ये डिफेंसिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं, ये प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन ये होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो सर्टेन एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उनके साथ कम्प्लेक्स बना लेती हैं। जैसे ही एंटीबॉडीज़ किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आके अटैच होती हैं और अटैच होने के बाद उनको फेगोसाइटोसिस की तरफ लीड करती हैं, तो उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्सोनाइजेशन। तो अगेन जैसे ही कहीं पे एक्सोडेशन हो रही है तो वहाँ पे WBCs ने आना ही आना है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में एक्टिवेट होना ही होना है। तो जब डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट होएगा तो ऑप्सोनाइजेशन होएगी, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं। एग्जैक्टली बेटर मीन आप एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी रिलीज हो रहे होते हैं। वो भी यही करते हैं कि एंटीबायोटिक्स को ट्रिगर करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर, ताकि वो जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। ओके, ऑप्सोनाइजेशन की समझ आ गई। ऑप्सोनाइजेशन बेटा ये होती है कि एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, व्हाटएवर, कोई भी कंडीशंस हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ आके अटैच होती हैं और उनको लीड करती हैं टुवर्ड्स फेगोसाइटोसिस, कि इजीली प्रोन टू फेगोसाइटोसिस की तरफ लेके जाती हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाए। दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा बेटा इसका ये होता है कि कोई भी अगर इरिटेंट आया है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आया है, तो ये जैसे ही वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है ना, तो उसके रिजल्ट में केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर रहे होते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होएगी तो अल्टीमेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अगर वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गई है तो अल्टीमेटली वहाँ से इंटरल्यूकन 1 रिलीज होता है, इंटरल्यूकन 6 रिलीज होता है, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं। अब ये ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर, ये इंटरल्यूकन 1 ये जाके थर्मोस्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे ही थर्मोस्टेट चेंज होएगा तो उसके रिजल्ट में पेशेंट्स को फीवर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फीवर होएगा तो ये फीवर अगेन एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ नॉर्मली ग्रोथ हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी। 3 हो गया फायदे। चौथा फायदा बेटा इसका ये हो सकता है कि जब रिपेयर हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन जो रिपेयरिंग होती है उसमें आपने एक प्रोटीन आई थिंक पढ़ा होगा फिब्रन के बारे में, कि जो फिब्रन होता है ना, ये रिपेयरिंग में हेल्प आउट करवा रहा होता है। और दूसरा काम ये भी करता है कि ये फेगोसाइटोसिस को भी एक्टिवेट कर देता है, माइक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर देता है। तो जब रिपेयरिंग हो रही होती है, किसी जगह पे इंजरी हुई है, फिब्रन एग्जैक्टली बेटा फिब्रन है राइट। तो ये क्या करता है, ये दो काम कर रहा होता है, एक तो ये रिपेयर करवा रहा होता है और दूसरा ये माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगी तो ये साइट ऑफ इंजरी या साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर प्रेजेंट होंगी। तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, लीक आउट होके आ रहा है, तो उसकी गलतियाँ करना शुरू कर देंगे। तो ये 4 से 5 जो हैं ये एडवांटेजेस हैं ऑफ फ्लूइड एक्सुडेशन। फ्लूइड एक्सुडेट होएगा तो उसके लिए 4 से 5 एडवांटेजेस। अच्छा, नुकसान क्या हो सकता है? पहला नुकसान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि पेन होना शुरू हो जाएगा।
कहीं पे भी फ्लूइड एक्सुडेशन होगी तो पेन होएगा। अब पेन क्यों होएगा? क्योंकि उस एरिया के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो रहा है। फ्लूइड अकमुलेट होने की वजह से वहाँ पे अडीमा होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही अडीमा, हाँ दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि अडीमा हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही अडीमा होएगा तो अडीमा क्या करता है कि उस एरिया के अंदर जो नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स, उनको एक्टिवेट कर देता है। और पेन सेंसिटिव अगर नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट हुई हैं तो अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर पेन होएगा। तो दो कंडीशन आप लिख सकते हैं। पहली कंडीशन आप ये कह सकते हैं कि एडीमा हो गया है, स्वेलिंग एडीमा एग्जैक्टली रमीन बेटा था नफीसा बेटा, थैंक यू वेरी मच। दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हैं कि भाई उस एरिया के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन बेटा अगर वही फिब्रन की अगर बात कर लेते हैं तो फिब्रन ने क्या करना होता है, एक तो रिपेयर करना होता है और दूसरा मैक्रोफेज उसको ट्रिगर करना होता है। अगर किसी वजह से फिब्रन उस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो गया है तो उसका नुकसान ये होगा कि वहाँ पे क्लाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लाइड फॉर्मेशन हो जाती है। फिब्रोसिस आप ये भी कह सकते हैं कि चलो फिब्रोसिस भी नफीसा बेटा ठीक है, आप कह सकती हैं कि फिब्रोसिस भी हो सकती है, लेकिन इसकी फिब्रोसिस की जगह आप ये कह सकती हैं कि आप क्लाइड फॉर्मेशन लिख लें तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा। कि जब फिब्रन ज़्यादा रिलीज़ होएगा, एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होएगा ना, रिलीज़ कब होएगा? जब रिपेयरिंग हो रही होती है, कोई भी टिश्यू डैमेज हुई है, वाट एवर, कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, अडीनियन भी कह सकते हैं बेटा, अडीनियन हो गई है, फिब्रोसिस हो गई है। अगर अडीनियन और फिब्रोसिस को रिमूव करके आप क्लाइड फॉर्मेशन कर दें तो भी ठीक है। स्कार फॉर्मेशन और अडीनियन अकस भी, ये भी सारा बेटा ठीक है, लेकिन क्लाइड फॉर्मेशन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्लाइड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फिब्रन रिलीज हो गया है तो। ओके मैम, नहीं अरूज बेटा, ओके सर, राइट। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी ये हो सकते हैं। गेट इट? वेल, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि हमने जो वेस्कुलर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया है कि ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और जो फ्लूइड एक्सोडेशन होती है या फ्लूइड एक्सोडेट होता है ये कैसे बनता है, ठीक है। और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने के लिए हमने कल भी डिस्कस किया था, कोई 4-5 चीज़ें, अब 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बेसिकली बढ़ती कैसे है, कैसे बढ़ती है, किसी को पता है? ओके वेल, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। जिसमें हमने कहा था कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होती हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा एंजियोजेनेसिस जब हो रही होती है तब भी जो कैपिलरीज होती हैं वो लीकी होती हैं इनिशियली, तभी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा आप लोगों ने एक आई थिंक एंडोथेलियल कंट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने बताया था। एग्जैक्टली रिलीज ऑफ मीडिएटर्स भी होते हैं जॉन, नो डाउट। साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं, एंडोथेलियल कंट्रैक्शन भी होती है। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल की जो है रिट्रैक्शन होती है वो भी हो रही होती है। डेफिनेटली जॉन ब्रैडीकाइनिन है, साइटोकाइंस हैं, हिस्टामीन है, लिकोट्राइन्स हैं, ये सारे केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जो गैप जंक्शंस होते हैं या आप इंट्रासेलुलर जंक्शंस की बात करें उसको वाइडन कर देते हैं। क्वेश्चन वाज दैट कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती कैसे है सारा। वेल, इसके अलावा डायरेक्ट इंजरी हो सकती है। डायरेक्ट इंजरी में हमने ये कहा था कि कोई बर्न हो गया है या कोई केमिकल्स बॉडी के ऊपर गिर गया है तो वो भी क्या करता है, डायरेक्ट एंडोथीलियल को इंजर कर रहा होता है। अगर डायरेक्ट एंडोथीलियल इंजरी होएगी, नेक्रोसिस हो गई होगी तो अल्टीमेटली वो भी वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देती है जब तक एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस नॉर्मल नहीं हो जाता। एंडोथीलियल सेल नेक्रोसिस बेटा तलहा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं हम कि ये था ब्लड वेसल के अंदर कैसे चेंज आती हैं, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है, राइट। लीकेज फ्रॉम रीजनरेट, बिल्कुल बेटा, एंजियोजेनेसिस यही होती है कि अगर जब रीजनरेट कर रही होती हैं राबिया तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीकी होती हैं। एंजियोजेनेसिस या न्यू कैपिलरीज की फॉर्मेशन या बडिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी भी रमीन बेटा बिल्कुल हो सकती है। ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी भी हो सकती है।
और बेटा आप ल्यूकोसाइट मीडिएटेड कह लें, या आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो ल्यूकोसाइट से रिलीज होते हैं और वो इंजरी काज कर रहे होते हैं। प्रोटीओलिटिक एंजाइम का कह दें तो भी ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मीडिएटेड कह दें, माइक्रोफेजेस मीडिएटेड कह दें, जिसमें जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होती हैं ये माइक्रोफेजेस से ही रिलीज होती हैं और एंडोथीलियल को ये इंजर्ड कर रहे होते हैं उन कंडीशन में जब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तब ये प्रॉब्लम अकर हो रहा होता है, राइट। वेल यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रही है। वेल ओके, वापस आ जाते हैं सेलुलर रिस्पांस के ऊपर कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। अब पहले हमने कहा था कि ब्लड वेसल के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसको हमने वेस्कुलर इवेंट्स का नाम दिया या वेस्कुलर चेंजेस का नाम दिया था। और अभी हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे थे। अभी आप लोगों को मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, राइट। तो उसमें हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसमें हमने कहा था कि ब्लड वेसल का डायमीटर चेंज होता है, ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आती हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, फ्लूइड एक्सुडेशन होती है। फ्लूइड एक्सुडेशन के बाद हमने ये कहा कि फ्लूइड एक्सुडेशन का कोई फ़ायदा भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होती हैं। और एट द एंड हमने कल वाली क्लास में भी एक्सोडेट और ट्रांसोडेट के अंदर डिफ्रेंशिएट किया था। आज भी हम एट द एंड ऑफ द क्लास एक्सोडेट और ट्रांसोडेट के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये यूएचएस का क्वेश्चन है कि एक्सोडेशन और ट्रांसोडेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक्सोडेट और ट्रांसोडेट में क्या डिफरेंस है, राइट। आज आप लोगों ने एक चीज़ ऐड की है एलडीएच के बारे में, वेरी गुड, क्या आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो आ जाते हैं वापस सेलुलर रिस्पांस के ऊपर कि सेलुलर रिस्पांस क्या होता है। अब बेटा आप सेलुलर रिस्पांस की बात करें या आप सेलुलर इवेंट्स की बात करें, आप लोगों की मर्जी है, राइट। तो पहली जो चीज़ है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो सेलुलर इवेंट्स हैं इनके अंदर मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हुए थे, और एमसीक्यूज़ के अंदर ये था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में उसमें जो प्रोमिनेंट सेल्स होती हैं दैट आर न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटोसिस, मार्जिनेशन, इमिग्रेशन, एडिशन, कीमोटैक्सिस, बेटा बिल्कुल यही है आप हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर इवेंट्स के अंदर ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। समर जस्ट गिव मी ए 1 मिनट कि हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सेलुलर इवेंट्स। बेटा ये स्लाइड्स के ऊपर बिल्कुल मैंने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं डिटेल में आपको लोगों को बता देता हूँ, डोंट वरी, कि ये मार्जिनेशन में क्या होता है, इमिग्रेशन में क्या होता है, कीमोटैक्सिस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। ओके वेल, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसमें जो प्रोमिनेंट सेल्स होती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं, और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर जो डोमिनेंट सेल्स होती हैं, जिनके अंदर प्लाज्मा सेल्स हैं, जिनके अंदर लेम्फोसाइट्स हैं और जिनके अंदर माइक्रोफेजेस हैं, ये डोमिनेंट सेल होती हैं। और प्रोमिनेंट सेल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगेन और अगेन बता रहा हूँ कि ये यूएचएस के एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि ये न्यूट्रोफिल होती हैं, लेकिन मुझे ये आई थिंक नहीं बताना चाहिए था आप लोगों को। एनी हाउ ओके, हाँ पहली जो चीज़ है कि आप लोगों ने बताना है कि जो सेलुलर रिस्पांस है, ये सेलुलर इवेंट्स हैं, ये अकर क्यों होती हैं। बेटा ये इसलिए अकर होती हैं कि अगर कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, कहीं पे बेटा मोनोसाइट्स की भी बात कर लेते हैं, 1 मिनट दे दें। मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस बेटा ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होती हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होती हैं। मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होती हैं। रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैं ये बता रहा था कि सेलुलर इवेंट्स अकर क्यों होती हैं। बेटा सेलुलर इवेंट्स इसलिए अकर होती हैं ताकि कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, और उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उस एरिया के अंदर ल्यूकोसाइट्स जल्दी से जल्दी पहुँचाए जा सकें। ल्यूकोसाइट्स को जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी इन्फेक्शन को ओवरकम करेंगे, इसलिए सेलुलर इवेंट्स का अकर होना इम्पॉर्टेंट है। अब इन सेलुलर इवेंट्स के अंदर जो मेनली टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ओके एग्जैक्टली तलहा बेटा, रिड्यूस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ये आप ये भी कह सकते हैं कि कम्बाट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ओके वेल, और टाइप्स ऑफ अगर सेल की बात करें तो हमें ये
ये तो पता चल गया कि लीकोसाइट्स होते हैं, लेकिन लीकोसाइट्स अगर हम सब डिवीजन की तरफ जाएं तो जिनके अंदर न्यूट्रोफिल आते हैं बेटा, मोनोसाइट माइक्रोफेजेस आती हैं, लेम्फोसाइट्स आते हैं और इयोसिनोफिल्स आती हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जो इयोसिनोफिल्स है ना, ये हमने कहा था कि एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स, इयोसिनोफिल और एलिमिनेशन, इयोसिनोफिल और एलिमिनेशन, ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स और ई स्टैंड्स फॉर इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल हमेशा जब भी कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होएगा या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होएगा, अब एलर्जिक रिएक्शन में भी इसमें शो किया हुआ है, अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होएगा या कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होएगा तो जो इयोसिनोफिल्स हैं उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको कहा जाता है इयोसिनोफिलिया। एक मिनट, मैंने इसमें क्या किया था, अच्छा बेटा स्लाइड्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्लाइड्स के ऊपर इतना मज़े की चीज़ें नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें स्लाइड्स के ऊपर नहीं पढ़ा था। ओके, हम बात कर रहे थे इयोसिनोफिल्स की। तो इयोसिनोफिल्स में आप लोगों को बता रहा था कि उन कंडीशन में जिसमें एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स करवानी हो, तो उनमें एलिमिनेशन, तलहा आपने आज अटेंडेंस लेनी है, सबकी अटेंडेंस लेके मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, राइट। तलहा, CR या GR जो भी है, आप लोग हैं दोनों, आप लोगों ने मुझे अटेंडेंस व्हाट्सएप करनी है, जिसमें 25 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और मुझे नाम का पता है एक का, प्रॉक्सी नहीं लगानी किसी की। वेल, तो इयोसिनोफिल्स प्रोमिनेंट सेल होंगे जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होएगा या एलर्जिक रिएक्शन होएगा, तो इयोसिनोफिलिया विल बी देयर, इयोसिनोफिल्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है न्यूट्रोफिल्स की। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेटा, मैंने पहले भी बताया है आपको, ये जैसे भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, बेटा किताब में थोड़ा लिखा है, किताब में थोड़ा फोर्थ पढ़े नहीं, थोड़ा लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनको आप शो नहीं है, आके मैं शो कैसे होंगे, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से हैं स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। ओके, वेल इयोसिनोफिल्स की हमने बात कर रहे थे, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल में आप लोगों को बता रहा था कि जो प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती हैं और फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। स्लाइड शो नहीं हो रही है ना बेटा, स्लाइड तो शो होनी चाहिए, अब हुई है ना। अब कहीं पे भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उनमें जो प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं। उसके बाद 1 to 2 डेज के अंदर, 1 to 2 डेज के अंदर ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय मोनोसाइट एंड माइक्रोफेजेस। और मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लेम्फोसाइट्स होते हैं। लेम्फोसाइट्स बेटा कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसके साथ, माइक्रोफेजेस के साथ, प्लाज्मा सेल्स के साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास को इंडक्ट करते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्लास को इंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग अगेन मुझे ज्वाइन कीजिएगा और ये हम सेलुलर इवेंट्स को अगेन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, राइट। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी और आ रही होगी। ये क्लास एंड करते हैं, 1 to 2 मिनट्स के आप ब्रेक ले लें, सांस ले लें, पानी पी लें, चाय पी लें, वट एवर जो भी आप लोगों ने करना है, और उसके बाद दोबारा क्लास में आ जाइएगा।